हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई में में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूपनाथ। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इससे पहले दो वीडियो बन चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आज का तीसरा टॉपिक है हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भौतिक प्रदेश होता क्या है। स्थल मंडल पर स्थित भौगोलिक उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल का किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन करना ही भौतिक प्रदेश कहलाता है। स्थल मंडल यानी पृथ्वी पर। आगे बात करते हैं भौतिक प्रदेश के विभाजन के आधार। क्या क्या आधार है इसमें? तो इसमें सबसे पहले आता है स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप इसमें क्या क्या आता है? देखिए, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, यानी ये स्थल स्वरूप है। 2 नंबर पर है भौगोलिक दशाएं, जैसे मृदा, जलवायु और वनस्पति। ठीक है। फिर आ जाएगी कृषि एवं फसल प्रारूप और बाद में आ जाएगी विशिष्ट, और विशिष्ट में आ जाएगी उद्योग और खनिज। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। जैसे मान लो 4 है, पहला आ जाएगा पश्चिमी, फिर आ जाएगा अरावली वाला, फिर आ जाएगा पूर्वी, बाद में आ जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार। तो हम नीचे वाला जो हाड़ौती पठार है उससे हम शुरू करेंगे, दक्षिण पूर्वी पठार। तो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन सर्वप्रथम 1967 या 1967 में वीसी मिश्रा ने किया। तो प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किसने किया और कब किया? तो ध्यान रखना 1967 में वीसी मिश्रा के द्वारा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला एरिया, नीचे वाला। उत्पत्ति तो मध्यजीवी महाकल्प, या इसको बोल सकते हैं मिसोजोइक एरा के क्रेटेशियस काल में गोंडवाना लैंड भाग में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुआ है। आपको याद रखना है कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसकी उत्पत्ति हुई है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी 2 प्रकार की होती है, एक छिद्र होती है, एक दरारी होती है। अब जो हमारा प्रदेश है, यानी नीचे वाला दक्षिण वाला, तो उसमें विस्तार की बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, 2 हाड़ौती पठार है उस एरिया में फैला है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल टोटल है 3,42,249। उसका 6.49% है वो, जैसे मान लो इसको करोगे ना तो आप इतना वर्ग किलोमीटर पाओगे। तो आपको सीधा प्रतिशत याद रखना है, जब भी एग्जाम वर्ग किलोमीटर पूछे तो इसका सीधा आप 3,42,239 का प्रतिशत निकाल लेना, तो ये आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हुआ? 6.49% और जनसंख्या 10%। तो आप सीधा राउंड ऑफ याद रखना 6-10। ठीक है, आगे याद रखो तो और भी अच्छा है। 6-10 आप जरूर याद रखना। हाड़ौती पठार का जो क्षेत्रफल है वो 6 और जनसंख्या इसमें 10% निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा प्रदेश है, सबसे छोटा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि सबसे बड़ा तो आ जाएगा पश्चिम वाला, सबसे छोटा आ जाएगा ये हाड़ौती पठार। आगे बात करते हैं उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार की भी चर्चा कर लेते हैं इसमें। अब देखिए उत्तरी अक्षांश की बात करें, अक्षांश की बात करनी, यानी अक्षांश वाली ये रेखा, ये है 23°51' उत्तरी अक्षांश से 25:71, यानी 23:51 से 25:71। और देशांतरी आ जाएगा 75:15, यानी ये वाला
75 15 से 77 25। ठीक है, इतना याद रखना। उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 23 51 और 25 71। देशांतर में आ जाएगा 75 15 और 77 25। अब देखिए हड़ौती पठार का वर्गीकरण पढ़ते हैं। दो प्रकार से हैं, एक है विंध्य कगार क्षेत्र और दूसरा है दक्कन का पठार। अब देखिए यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। पहला कौन सा है, विंध्य कगार क्षेत्र, दूसरा है दक्कन का पठार। तो इसमें देखिए पहले हम बात करेंगे विंध्य कगार क्षेत्र की। इसमें देखिए अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान और शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, ये तीन इसमें आते हैं। फिर हम बात करेंगे दक्कन का पठार की। पहले इसकी बात करते हैं। विंध्य कगार क्षेत्र में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान और शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। ठीक है, अब विंध्य कगार क्षेत्र में बनास नदी के मुहाने से चंबल नदी के मध्य स्थित बलुआ पत्थर निर्मित चट्टानी प्रदेश को विंध्य कगार क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 जिले आते हैं। विंध्य कगार में कौन कौन से आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, 3 जिले आते हैं विंध्य कगार क्षेत्र में। सीधा प्रश्न आ जाए तो याद रखना, इसमें 3 क्षेत्र आते हैं, बारा, कोटा, बूंदी। ठीक है, जैसे मान लो इसमें झालावाड़ नहीं आता, ध्यान रखना विंध्य कगार में। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट विंध्य कगार क्षेत्र में ही आता है, जो बूंदी से झालावाड़ तक फैला हुआ है। जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो भी विंध्य कगार क्षेत्र में भी आता है। आगे है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अब देखिए यहां से प्रश्न बनेगा। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां में कौन कौन सी आएगी, बूंदी की पहाड़ियां। जो बूंदी की पहाड़ियां हैं वो आ जाएगी अर्धचंद्राकार, और कुंडला की पहाड़ियां जो कोटा में है वो भी आ जाएगी इसमें। रामगढ़ की पहाड़ियां बूंदी में है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा व झालावाड़ में। तो ये आ जाएगी। सीधा पूछ लेना कि रामगढ़ की पहाड़ियां, तो आपको याद रखना है विंध्य कगार क्षेत्र में। ठीक है, पूछा भी ये मुकुंदरा की पहाड़ियां, काफी बार प्रश्न आ चुका है इसमें। अगला है नदी निर्मित मैदान। तो चंबल नदी व इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है वो नदी निर्मित मैदान कहलाता है। अगला है शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो बारां जिले का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो 450 मीटर उच्च भूमि का क्षेत्र है उसको शाहाबाद उच्च भूमि कहते हैं, बारां में। अगला है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें देखिए क्षेत्रफल कितना है, 2346, जनसंख्या 39%। हमने सबसे पहले बात की दक्षिणी पूर्व में। ठीक है, तो वहां याद किया हमने क्षेत्रफल 6 और जनसंख्या 10%। यहां बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्षेत्रफल होगा 23.46, यानी 23 के आसपास 23%, और जनसंख्या की 39%, 39। जन घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा प्रदेश है, जन घनत्व की दृष्टि से। तो प्रश्न आ जाए तो याद रखना, जन घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। हम बात करेंगे सबसे पहले चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन का विस्तार है कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। यह है चंबल बेसिन का। तो याद रखना इसमें झालावाड़ नहीं आएगा। कभी बार प्रश्न पूछा गया है उसमें झालावाड़ डाल रखा था, लेकिन इसका जो चंबल बेसिन का विस्तार है वो कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। सबसे ज्यादा किसमें, धौलपुर में। आगे बढ़ेंगे हम बीहड़। हम बीहड़ की बात करेंगे। बीहड़ की बात की हमने, धौलपुर में सर्वाधिक है, ना कि कोटा में। बीहड़ चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति जहां घने जंगल पाए जाते हैं, यानी वहां पर चोर डाकू वगैरह रहते हैं, इसको बीहड़ या डांग प्रदेश कहते हैं। यानी इसमें बहुत सारा जंगल होता है। आगे डांग प्रदेश बीहड़ में स्थित
उच्च भूमि क्षेत्र जहां डाकू निवास करते हैं वह डांग प्रदेश कहलाता है। जैसे मान लो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये डांग प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक डाकू रहते हैं। सर्वाधिक भीड़ की बात करें, ये आ जाएगा कहाँ, धौलपुर में। सर्वाधिक भीड़ कहाँ है, धौलपुर में। सर्वाधिक भीड़ का विस्तार, देखिए पहला प्रश्न बनेगा सर्वाधिक भीड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है धौलपुर। अगला बनेगा प्रश्न सर्वाधिक भीड़ का विस्तार, तो ये कहाँ है, ये सवाई माधोपुर में। आप पूछ ले कि भीड़ की रानी किसे कहा जाता है, तो रानी से याद रखना करौली। ठीक है, ये आ गया प्रश्न, भीड़ की रानी करौली। 2 नंबर पर पहला हमने पढ़ा चंबल बेसिन, दूसरा हम पढ़ेंगे बनास बाण गंगा बेसिन। बनास नदी का उद्गम राजस्थान में खमनोर यानी राजसमंद में होता है। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो बाणगंगा का उद्गम कहाँ से हुआ, राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से। ठीक है, और ये राजसमंद से शुरू कर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर से बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, बाणगंगा नदी हमने पहले बात की बनास नदी की, अब हम बात करेंगे बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर में बेराट की पहाड़ियों से होता है। यह नदी जयपुर, दौसा, भरतपुर होती हुई यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। पहले देखिए वापस, बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, खमनोर की, जो राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से। ठीक है, और कहाँ कहाँ बहती है, मान लो राजसमंद में हुआ तो सबसे पहले राजसमंद लिखेंगे, राजसमंद, उसके बाद में आगे चले राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर से बहती हुई चंबल नदी मिल जाती है। बाणगंगा की बात करें कहाँ हुआ, जयपुर की बेराट की पहाड़ियों से। ठीक है, जयपुर शुरू करो, जयपुर के बाद में सीधा हो दौसा, दौसा के बाद में भरतपुर, भरतपुर के आगे निकलते ही यूपी आ जाएगा, यूपी में ये यमुना नदी में मिल जाती है। अगला है रोई का मैदान, यानी सीधा पूछा हुआ है, मान लो ऑप्शन दे रखा है कि रोई का मैदान, पीडमार मैदान, बोराट का पठार, ऐसा कुछ प्रश्न दे रखा होता है सीधा। रोई का मैदान जयपुर, दौसा व भरतपुर के मध्य बाणगंगा व यमुना नदियों द्वारा उपजाऊ मैदानी प्रदेश है, वो रोई का मैदान कहलाता है। अगला है मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा यानी टोंक से करौली के मध्य, यानी टोंक से करौली के मध्य जो मैदान है वो मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। अगला है पिड मांड का मैदान, देवगढ़ यानी राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित विखंडित चट्टानी मैदान पिडमांड मैदान कहलाता है। कहाँ से, राजसमंद से भीलवाड़ा के बीच। अगला है खेराट, खेराट प्रदेश यानी जहाजपुरा यानी भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है, वो खेराड़ प्रदेश कहलाता है। अगला है माही बेसिन, चंबल बेसिन की बात की, अब हम बात करेंगे माही बेसिन की। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे 56 गांवों या नदी नालों का समूह है, वो 56 का मैदान कहलाता है। सीधा प्रश्न आ जाएगा 56 का मैदान कहलाता है, तो याद रखना प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे जो 56 गांव या नदी नाले हैं उनको ही 56 का मैदान कहा जाता है। अब देखिए 56 का मैदान तो यहाँ हो गया, एक 56 की पहाड़ी आती है और वो कहाँ पर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में माही नदी का तटवर्ती मैदान है, वो कांठल का मैदान कहलाता है। वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही नदी विखंडित पहाड़ी क्षेत्र, वागड़ वाला हो गया डूंगरपुर बांसवाड़ा। बांगड़ पूछे तो आ जाएगा नागौर वाला एरिया। कांठल, कांठल का मैदान हो गया प्रतापगढ़ में। अगला है वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही नदी में, ये वाला हो गया। अब देखिए इसको
थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मान लो ये हमारी कर्क रेखा है, समझिए इसको, ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गुजरात, फिर डूंगरपुर आ गए, यहाँ जो ये एरिया है ये वागड़ प्रदेश वाला एरिया हो गया। फिर आते आते हम आते हैं प्रतापगढ़ में, 256 का मैदान हो गया प्रतापगढ़ में, और फिर आएंगे बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में आ जाएगा काठल का मैदान। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ में। काठल का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा में। वागड़ प्रदेश कहाँ है? डूंगरपुर वाला करेक्ट का। फिर ये यहाँ से शुरू होकर माई में आगे चली जाती है माई नदी। ये हुआ दूसरा। अब हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले बात की दक्षिण पूर्वी, उसके बाद में बात की पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा 1 या 2 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। तो आराम से देखिएगा, धीरे पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश उत्पत्ति 4.8 अरब वर्ष पूर्व, यानी बहुत पहले, प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से वलित पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई, जिसे अरावली कहा गया। किससे हुई? गोंडवाना लैंड से, याद रखना। विस्तार भारत में, हम सबसे पहले भारत की बात करते हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं, तो भारत में अगर अरावली का विस्तार देखें तो ये शुरू होती है पालनपुर, यानी गुजरात में है, पालनपुर से दिल्ली तक, ठीक है। पालनपुर से दिल्ली तक टोटल है वो 692 किलोमीटर है, याद रखना 692 किलोमीटर, 692 किमी। तो 692 किलोमीटर कुल की बात कर रहे हैं हम, आगे राजस्थान के आगे बात करेंगे, पहले कुल की बात करें। 692 किलोमीटर ये लंबी अरावली पर्वतमाला है। कहाँ से? गुजरात में। कहाँ से? पालनपुर से दिल्ली तक, ठीक है। अब देखिए इसमें 80% विस्तार राजस्थान में, इसका जो विस्तार है यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली तक, तो इसका जो विस्तार है 80% विस्तार है वो राजस्थान में, ठीक है। बाकी 20% आ जाएगा ये गुजरात वाला यहाँ पर दिल्ली में, यानी अलग 3 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। फिर राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है? ये खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा यानी जो सिरोही में है, खेड़ बर्मा से शुरू होकर खेतड़ी झुंझुनू तक, ठीक है। कहाँ पर? खेड़ बर्मा से, यानी सिरोही से लेकर झुंझुनू तक ये चलती है, और 550 किलोमीटर राजस्थान में है ये अरावली पर्वतमाला। टोटल 692 है, 692 में 550 ही हमारे राजस्थान में। इसमें सर्वाधिक विस्तार की बात करें कि इसका जो अरावली है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा हम राजस्थान में उदयपुर में है, उदयपुर जिले में राजस्थान में सबसे ज़्यादा है अरावली पर्वतमाला। फिर न्यूनतम बात करें तो यहाँ ऊपर आ जाएगा अजमेर में न्यूनतम है, थोड़ी सी है, 1-2 ऊंचे मैदान दिखाई देते हैं हमें। इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। ये थोड़ी सी हाई लेवल में आता है, लेकिन आप वो देख लेना एक बार। अक्षांशीय विस्तार है 23-20 से 28-20, 23-20 से 28-20 अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरी है 72-10 से 77-3, ठीक है। इतने याद रख लेना आप। आगे चलते हैं। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण किस प्रकार है वो सबसे पहले हम देखते हैं। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली का विस्तार 4 जिलों में, यानी ऊपर के ऊपर 4 जिलों में है। झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर। सीकर नाम थोड़ा सा उल्टा है, सी बड़ा कर लेना इसमें।
झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर। आपको बता दिया अलवर में सबसे कम है इसका विस्तार। अब देखिए झुंझुनू में कौन सी पहाड़ी है, पाल खेत की पहाड़ियाँ। ध्यान है ना, एक नाम आता है माल खेत और एक पाल खेत, तो कंफ्यूज मत होना है। पाल खेत, पाल खेत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, झुंझुनू में, और माल खेत की सीकर में। तोरावटी व हर्ष पर्वत है वो सीकर में है। जयपुर में आ जाएगी बेराट या सेवर की पहाड़ियाँ। अलवर में आ जाएगा उदयनाथ व हर्ष की पहाड़ियाँ। यहाँ देखिए सीकर में, ध्यान है ना, हर्ष पर्वत है वो सीकर में, हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो अलवर में। कन्फ्यूज मत होना। सबसे पहले बात आपको याद रखनी है कि पाल खेत की पहाड़ियाँ है वो झुंझुनू में और माल खेत की सीकर में। फिर आपको याद रखना है कि जो हर्ष पर्वत है वो है सीकर में और हर्ष की पहाड़ियां हैं वो अलवर में। ठीक है। चोटियां, हम चोटियों की बात करते हैं। कहां पर, उत्तरी अरावली, सीकर, सीकर में आ जाएगी रघुनाथगढ़। झुंझुनू में आ जाएगी बबई। जयपुर में बेराट, जयगढ़, नाहरगढ़ और बरवाड़ा और खो। अलवर में आ जाएगी भरौंज, भानगढ़ और बिलाल। ये चोटियां हैं उत्तरी अरावली की। अब देखिए उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं तो ऊंची चोटी में आ जाएगा रघुनाथगढ़, जो सीकर में है 1055 मीटर की। खो है जयपुर में 920 मीटर, भरौंज अलवर में 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर, बबई झुंझुनू में है 780 मीटर, बेराट जयपुर में है 704 मीटर। ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिए बिलाली है वो अलवर में 775, फिर सरीस का है अलवर में 677 मीटर, भानगढ़ अलवर में 649 मीटर, जयगढ़ आ जाएगी जयपुर में 648 किलोमीटर मीटर, नाहरगढ़ आ जाएगी जयपुर में 599 मीटर और बालागढ़ आ जाएगी अलवर में 597 मीटर। अब आपको ये देखिए, ये याद रखने मीटर में, आपको याद रखने पूरे पूरे, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लगभग इसमें रघुनाथगढ़ और जयगढ़, नाहरगढ़, बस यहाँ से प्रश्न आता है लगभग। तो इसमें रघुनाथगढ़ काफी बार प्रश्न पूछा गया। 1055 मीटर है वो सीकर में, याद रखना। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो 450 मीटर है। अब हम बात करेंगे मध्य अरावली की। मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। मध्य अरावली में जो इसका विस्तार है वो अजमेर में। ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है, 500-700 मीटर है। पहाड़ियां मेरवाड़ा की पहाड़ियां। चोटियों की बात करें, गोरमजी, मौर्या जी, तारागढ़, जिसको हम बिठली कहते हैं, नागपाड़, तो ये इसकी चोटियां हैं मध्य की। मध्य अरावली की प्रमुख दर्रे, अब देखिए दर्रे को थोड़ा सा आप आराम से देखिएगा। बरदर्रा कहां पर है, पाली में। मारवाड़ में मेवाड़ को जोड़ता है। सीधा प्रश्न है, मारवाड़ व मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बरदर्रा, जो कि पाली में है। देखिए मारवाड़ वाला एरिया आ जाएगा जोधपुर इस साइड वाला, और मेवाड़ वो उदयपुर वो साइड वाला एरिया है। इनको जो जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है, बरदर्रा है। शिवपुरी, सूराघाट, पीपली, अरण्या, पाखेरिया, झीलवाड़ा, ये अजमेर के प्रमुख दर्रे हैं। आगे बात करते हैं दक्षिणी अरावली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आता है हमेशा। विस्तार की बात करें, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। राजसमंद, उदयपुर और सिरोही इसका विस्तार है दक्षिणी का। राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, सर्वाधिक उदयपुर में। औसत ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर। पहाड़ियां, कुकरा की पहाड़ियां कहाँ हैं, राजसमंद में। कुकरा की पहाड़ियां राजसमंद। बिजराल ग्राम राजसमंद, दीवर राजसमंद, खमनोर राजसमंद। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर। ठीक है। उदयपुर दर्रे, सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर दर्रे। उदयपुर दर्रे में हाथी दर्रा
उदयपुर और पिडमाट यानी सिरोही के बीच में है। देबारी दर्रा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच में। फुलवार की नाल, केवड़ा की नाल उदयपुर और राजसमंद, तो जयसमंद झील है उसके बीच में है केवड़ा की नाल। हाथी दर्रा, देबारी दर्रा, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, याद रखना इतना। आगे हैं राजसमंद के दर्रे। राजसमंद के दर्रे में कमली घाट दर्रा, घोरम घाट, हाथीगुडा और हल्दी घाटी दर्रा। तो कमली घाट दर्रा है वो राजसमंद व अजमेर के मध्य, याद रखना। कमली घाट राजसमंद व अजमेर के मध्य। घोरम घाट है वो पाली व राजसमंद के बीच में। हाथीगुडा कुंभलगढ़ दुर्ग जाने के लिए ये दर्रा है। और हल्दी घाटी दर्रा है वो रक्तलाई मैदान है। पाली के दर्रे कौन है? सोमेश्वर दर्रा जो रणकपुर जैन मंदिर जाने का रास्ता है। देसूरी दर्रा मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। ये भी बद दर्रा और देसूरी दर्रा दोनों जोड़ते हैं मारवाड़ को मेवाड़ से। इसकी हम प्रमुख चोटियों की बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन बनता है गुरु शिखर 1722, यहाँ हम देख सकते हैं 1727 अलग अलग बुकों में है, लगभग 1722 मानते हैं इसको। ये गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में। शेर 1593 में सिरोही। दिलवाड़ा 1442 सिरोही। जरगा 1430 मीटर उदयपुर। अचलगढ़ 1381 सिरोही। कुंभलगढ़ 1224 राजसमंद। इसको आपको याद करना है, कोई इसकी ट्रिक नहीं है। ऋषिकेश, सिरोही, कमलनाथ, उदयपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर, साथरा, उदयपुर, लीलागढ़, उदयपुर, नागपाली, उदयपुर, गोगुंदा, उदयपुर, कोटड़ा, उदयपुर। ये आपको सिर्फ याद करनी है चोटियाँ, ठीक है। तो अगर पूरी भी नहीं होते ऊपर वाले 3 या 4 होनी जरूरी है। अरावली के प्रमुख पठार की बात करते हैं तो धरातल पर स्थित उच्च भूमि क्षेत्र जो ऊपर से समतल हो वो पठार कहलाते हैं, ठीक है। जो ऊपर से समतल हो पठार कहलाते हैं। सिरोही के पठार, सिरोही के पठार में उड़िया का पठार, इसकी ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। यह राजस्थान अरावली का सबसे ऊंचा पठार है। प्रश्न आ जाएगी सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। आगे राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू उड़िया के पठार पर स्थित है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है वो कौन सा है? माउंट आबू है, और वो ही उड़िया के पठार पर स्थित है। इसी पठार पर राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील नक्की झील है। कहां पर? उड़िया के पठार के ऊपर, ठीक है। अगला है आबू का पठार, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1295 मीटर। यह दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। पहला तो कौन सा हो गया? ये उड़िया पठार हो गया। दूसरा आ गया आबू का पठार, दूसरा ऊंचा है। आबू का पठार बेथोलिक संरचना का उदाहरण है। आबू का पठार इनसे वर्ग की प्रकृति का है, ठीक है। आगे है राजसमंद व उदयपुर के मध्य कौन सा है? भोराट का पठार। राजसमंद से व उदयपुर मध्य कौन कौन से पठार आते हैं? सबसे पहला है भोराट का पठार, तीसरा सबसे ऊंचा है। भोराट का पठार कहाँ आता है? देखिए ये आता है गोगुंदा, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में, उदयपुर से राजसमंद के बीच में भोराट का पठार है। तीसरा सबसे ऊंचा और 1225 मीटर। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक, पूर्व से निकलने वाली ब्रह्म नदियां। देखिए अगर हम बात करें पूर्व से निकलने वाली नदियां हैं वो तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। जैसे मान लो ये है, ये पूर्व की जो नदियां हैं वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम वाली आ जाएगी अरब सागर में, ठीक है। इस अरब सागर इस बंगाली खाड़ी। तो जो भोराट का पठार है वो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। अब देखिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार देखिए कहाँ से है? बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ तक। ऊपरमाल बिजोलिया से काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि ऊपरमाल का पठार स्थित है।
तो याद रखना बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, ठीक है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़। और भोराट का पठार पूछ ले तो आपको गोगुंदा से कुंभलगढ़ यानी राजसमंद तक। आगे है मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़। इस पठार का अपर्दन है बेड़च व गंभीरी नदियों द्वारा होता है। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसी पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। प्रश्न आ जाएगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ या कौन से इस पठार पर स्थित है? तो ये है मेसा का पठार। मेसा का पठार। मानदेसरा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़। लासोड़िया का पठार ये मोस्ट है। लासोड़िया का पठार उदयपुर से जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। उदयपुर से जयसमंद झील के पूर्व में स्थित। यह राजस्थान का सबसे कटा फटा उबड़ खाबड़ पठार है। राजस्थान का सबसे कटा फटा उबड़ पठार कौन सा है? वो लासोड़िया का पठार है। अगला है देशहरों का पठार। उदयपुर में झरगा की पहाड़ियां व रागा की पहाड़ियां के मध्य वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पठारी प्रदेश कौन सा है? देशहरों। हरो नाम से ही है, हरा भरा। कहां पे है? उदयपुर में झरगा की पहाड़ी व रागा की पहाड़ी के मध्य, ठीक है। अगला है बोमठ का पठार। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य इस पठार पर भोमट जाने निवास करती हैं और इस पर मोतीलाल तेजवत के नेतृत्व में भील एकी आंदोलन चलाया गया था। कहां पर? भोमट का पठार। भोमट जनजाति कहां पर है? उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य, ठीक है। आगे चलते हैं। काकनवाड़ी का पठार। काकनवाड़ी का पठार कहाँ है? अलवर में, ठीक है। इस पठार पर भानगढ़ दुर्ग एवं काकनवाड़ी स्थित हैं। काकनवाड़ी जो दुर्ग है वो स्थित है इस पर। काकनवाड़ी कहाँ है? अलवर में, ठीक है। तो ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आगे हैं अरावली के प्रमुख पर्वत या पहाड़ियाँ। पठार तो हो गया सीधा समतल वाला। अब हम बात करेंगे पर्वत या पहाड़ियों की। ये क्या होती है? धरातल पर स्थित उच्च भूमि क्षेत्र जो ऊपर से नुकीले होते हैं यानी तिखे होते हैं, सुई के जैसे, वो कहलाते हैं पर्वत या पहाड़ियां। तो पहला है गिरवा की पहाड़ियां। गिरवा की पहाड़ियां कहां स्थित है? उदयपुर में। कहां स्थित है? उदयपुर में। अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियां। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में है। ये हैं अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। अगला है मगरा। मगरा है वह उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, वो मगरा कहलाती हैं। उदयपुर की उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां। भाकर ये हैं सिरोही में। सिरोही जिले के पूर्वी भाग में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं, वो भाकर कहलाती हैं। देखिए कंफ्यूज बनाना, तस्तरी नुमा पहाड़ियां आएगी वो गिरवा में आएगी, ठीक है। यानी कोई चीज थी तिसल नहीं, उसके ऊपर हम गिर गए, ठीक है। और भाकर आएगी तीव्र ढाल वाली, ठीक है। जैसे मान लो कोई अरावली पर्वतमाला है, भाकर है कोई, यानी वो उनसा सा हमें दिखाई देता है तो उसको बोल सकते हैं भाकर। यानी उसमें ढाल है वो तीव्र है, यानी तो तेजी की ढाल है, यानी एकदम सीधा नहीं है, तस्तरी नुमा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, नीचे ऐसे ढाल दे रखी है, यानी तीव्र ढाल वाली। यानी जब ऊपर से गाड़ी बिना स्टार्ट छोड़ देते हैं नीचे आराम से आ जाती है। और तस्तरी नुमा में क्या है? सीधी है, सीधी गाड़ी नीचे टक्कर मार जाएगी। मेवल। मेवल है डूंगरपुर बांसवाड़ा। माई नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा में स्थित मेवल की पहाड़ियों का अपर्दन करने से वगड़ का मैदान बनता है। मेवल कहाँ है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब हम बात करेंगे थार का मरुस्थल। ये चौथा पॉइंट आएगा हमारा भौतिक प्रदेशों में। थार का मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प, चतुर्थक महाकल्प, नियोजाइक एरा में
प्लेइस्टोसीन काल में टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हुई है। अरावली की गोंडवाना लैंड से और थार का मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर के अवशेष से इसकी उत्पत्ति हुई है, याद रखना। कंफ्यूज मत होता, थार का मरुस्थल आएगा वो टेथिस सागर आएगा जिसमें खारे पानी की झीलें आती हैं। थार के मरुस्थल का विस्तार कुछ इस प्रकार है। राजस्थान में थार का मरुस्थल है 58.68, सबसे ज्यादा राजस्थान में ही है। तो इसका जो क्षेत्रफल है थार का मरुस्थल, याद रखना, 58.68% है। गुजरात में 12.85 और पंजाब में 7.8% और हरियाणा में 6.12% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा था मरुस्थल का विस्तार कौन से राज्य में है? ये है राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ? जो पश्चिमी जिले आते हैं उसमें, जैसलमेर, बाड़मेर वाले। ये गुजरात में कितना है? 12.85। पंजाब में कितना है? 7.8 और हरियाणा में 6.12। देखिए पंजाब में तो 7-8 करना है, 7 से आगे 8। हरियाणा में डबल कर देना, 6.12। ठीक है, और गुजरात में 12.85 और राजस्थान में आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा विस्तार है थार के मरुस्थल का, वो है 58.68%। राजस्थान के संदर्भ की बात करते हैं तो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? देखिए 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल कितना है? 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। यह राजस्थान के कुल क्षेत्र का 61.11%, यानी जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका 61.11% है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो क्षेत्र है 61 है। ये याद नहीं रखोगे तो ही चलेगा, क्योंकि 61 आप याद रखोगे तो भी निकाल सकते हो आप। जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है? 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। और इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है और चौड़ाई है 300 से 360 किलोमीटर। औसत ऊंचाई है 250 से 300 मीटर के बीच में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है इसमें मरुस्थल में? तो ये आ जाएगा जैसलमेर। इसका थोड़ा सा ज्यादा क्षेत्रफल है। छोटा कौन सा है? झुंझुनू। बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। छोटा कौन सा है? झुंझुनू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विश्व के संदर्भ में हम बात करते हैं। ठीक है, विश्व के संदर्भ में बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। यानी जो ये हमारा राजस्थान का मरुस्थल है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां, यानी इससे पहले 16 और भी मरुस्थल है। उपोष्णता की दृष्टि से विश्व का 9वां स्थान है और जनसंख्या जैव विविधता की दृष्टि से पहला स्थान है। दोनों पूछ ले, जनसंख्या व जैव विविधता। तो हमारा जो राजस्थान का मरुस्थल है वो 1 नंबर पर आता है। ये तो हमने बात की विश्व की। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत के संदर्भ में थार का मरुस्थल निम्न वायुदाब का केंद्र है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में इसका तापमान अधिक होता है। ठीक है, जिसमें ग्रीष्मकालीन दक्षिण पूर्वी मानसून को आकर्षित करता है, क्योंकि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। पवनें कहां चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। ठीक है, जिससे अरब सागर की पवनें उत्तर पश्चिमी की ओर चलती हैं। जैसे मान लो ये देखिए, आ सकते हैं आप, जैसे मान लो ये दक्षिण पूर्वी है मानसून, ये देखिए जो पवनें हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। यहाँ आ गया थार का मरुस्थल, तापमान अधिक है, वायुदाब कम, निम्न वायुदाब। यहाँ पर आगे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर आगे अरब सागर। थार का मरुस्थल ऋतु चक्र को भी नियमित करता है। अब इसमें देखिए थार के मरुस्थल की शब्दावली, यानी जो हम राजस्थानी भाषा में शब्द उपयोग लेते हैं उसका अर्थ क्या होता है। जैसे मान लो थली,
हम बोलते हैं थली। थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम को थली या लूनी बेसिन का उत्तरी भाग थली कहता है। स्थानीय नाम है धोरे बालू का स्तूप, रेतीले बुलई मृदा से निर्मित लहरदार इस कलाकृति को धोरे कहते हैं। तो जो राजस्थान से संबंधित हैं विद्यार्थी उसको पता है कि धोरे क्या कहते हैं। लू भी पता है उनको क्या कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवनें लू कहलाती है। तो लू पता है तो आपको मावट भी पता होगी। बबूलिया यानी भदोलियो, आकस्मिक आने वाला आयु का चक्रवात। मावट शीत ऋतु में भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली चक्रवाती वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं। भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। मावट रबी फसल यानी गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। 3 फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। राजस्थान में मावट को सुनहरी बूंदे यानी गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। अगला है पुरवैया। ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा की मानसून पवने को राजस्थान में स्थानीय भाषा में पुरवैया कहते हैं। ठीक है। पलाया जिले अस्थायी जिले हैं। सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर में। उच्च भूमि से घिरा निम्न भूमि में क्षेत्र है। पलाया जिले के वाष्पीकरण से दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे रन कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रन कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में कहाँ है? पोखरण, भाकरी, लवा और कनौज में। फिर बाड़मेर में, धोब, जोधपुर में, बाप और फड़ौदी में। ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर में, फिर बाड़मेर और जोधपुर में। राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार कि मरुस्थल में प्रकार कौन कौन से? पहला आता है हमदा, दूसरा रेंग और तीसरा है ईरक। हमदा यानी चट्टानी पथरीला मरुस्थल है वो। जैसे मान लो जैसलमेर आ गया, यहाँ फड़ौदी है जोधपुर में, और यहाँ बालोतरा आ गया बाड़मेर। ये जो एरिया है, ये जो उल्टा त्रिभुज बन रहा है, ये हमदा कहलाता है। वापस देखिए इसमें क्या क्या आएगा। 3 जिले आएंगे, जैसे मान लो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। स्थान का पूछ ले तो जैसलमेर में पोखरण, फड़ौदी और बाड़मेर में बालोतरा, हमद आएगा। अगला है रेंग। बलुई रेत व चट्टानों के मिश्रण का मरुस्थल रेंग कहलाता है। ठीक है। विस्तार हमदा के चारों ओर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। ईरग यानी संपूर्ण बलुई रेत का मरुस्थल है वो ईरग कहलाता है। विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ईरग में आ जाएगा। रेंग में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। अब देखिए लघु मरुस्थल। बीकानेर से कच्छ का रण यानी गुजरात तक का क्षेत्र जिसमें अनेकों बालू को स्ताप की प्रधानता है। सहारा के मरुस्थल में स्थित पथरेला मरुस्थल है वो हमदा, यानी सहारा के मरुस्थल में स्थित पथरेला मरुस्थल है उसमें देखिए हमदा, क्योंकि सहारा मरुस्थल व थार के मरुस्थल दोनों की उत्पत्ति ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल से हुई है। इस कारण दोनों की भौगोलिक विविधता लगभग एक ही समान सी है। आगे है थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क। ठीक है। शुष्क में आएगी 20 सेमी यानी 0 से लेकर 20 सेमी जो वर्षा होती है वो शुष्क रेतीला मैदान में प्रदेश में आएगी, और अर्ध शुष्क में 20 से 40 तक। पहला बात करते हैं शुष्क रेतीला प्रदेश। इसमें वर्षा 0 से 20 सेमी वर्षा होती है और यह 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में है। शुष्क रेतीला प्रदेश को उच्चावच के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क को 2 भागों में कौन कौन से? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पहला, जो कि 41.50 यानी 41.5% है। शुष्क प्रदेश का वह भाग जहां बालू का स्तूप यानी धोरे नहीं पाए जाते हैं वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाते हैं, याद रखना। पहला आ जाएगा, देखिए इसमें शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसको 2 भागों में। एक तो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश
और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो मुक्त में दोहरे नहीं है, ध्यान रखना। इसमें हमादा, रेंग, मगरा, लाठी सीरीज, चंदन, नलकूप, आकल गांव, जीवाशी पार्क, कुलधरा गांव इत्यादि विशिष्ट क्षेत्र आते हैं इसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। ठीक है। मगरा बालोतरा यानी बाड़मेर से पोखरण यानी जैसलमेर के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, वो मगरा कहलाती, यानी बाड़मेर से जैसलमेर के बीच में। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं अरावली पहाड़ियां। लाटे सीरीज, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है। क्या होता है देखिए, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक, यानी जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 64 किमी लंबा सेवण घास का मैदान है तथा ये एक भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? भूगर्भीय जल पट्टी। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है और रिपीट भी हो रहा है। इस लाठी सीरीज में बिरमानिया स्थान से अधात्विक खनिज यानी रॉक फॉस्फेट के भंडार भी हैं। लाठी सीरीज को नखलिस्तान और मरुदान कहते हैं। सेवण घास को स्थानीय भाषा में लिलोण कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिसिथुरुस सिडिकुस। सेवण घास का नाम याद रखना, वैज्ञानिक नाम भी याद रखना, लिसिथुरुस सिडिकुस, और स्थानीय भाषा में किसे कहते हैं? लिलोण कहते हैं। अगला है चांदन नलकूप। लाठी सीरीज में जैसलमेर में चांदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप है जहां से आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति होती है। चांदन नलकूप भी एक भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है और चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। अगला है अकल गांव जीवाश्म पार्क। जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में अकल गांव में स्थित जीवाश्म पार्क जहां पर जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। अगला आएगा कुलधरा गांव, यहां से व्हेल मछली या डायनासोर के अवशेष मिले हैं कुलधरा गांव में। कुलधरा नाम एक राजस्थान में पश्चिमी एरिया में कुलधरा नाम काफी प्रचलित है। ये जो गांव है काफी प्रचलित है। अब ये गांव प्रचलित कैसे हैं, किस प्रकार में, इसमें इस गांव में कुछ अलग टाइप का होता है, तो इसका प्रसिद्ध होने के आप कारण बताओगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि कुलधरा गांव इसलिए प्रसिद्ध हैं। अगला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। हमने मुक्त प्रदेश की बात की पहले और हम बात करते हैं अभी युक्त प्रदेश की। थार के मरुस्थल में बालू रेत या मर्दा से निर्मित लहरदार इस स्थलाकृति बालू को स्तूप कहलाते हैं, यानी इसमें दोहरे आएंगे। ठीक है। कारवा यानी गांसी, दो बालू का स्तूपों के मध्य का क्षेत्र जिसमें से ऊंटों का समूह यानी गांसी गुजरने के कारण इसका कारवा नाम पड़ा है। शुष्क रेतीले प्रदेश में स्थित वह क्षेत्र जहां बालू का स्तूपों की प्रधानता होती है। जैसे इसमें विस्तार की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर में इसमें आएगी। इसमें इर्ग बालू के स्तूप खड़ी पाई जाती हैं। बालू का स्तूपों का वर्गीकरण, देखिए ये चीज मैं जो पढ़ा रहा हूं ये ही आपको ऑनलाइन कोर्स में मिलने वाली है, यानी आप किसी भी कोचिंग संस्थान की वीडियो उठा कर देखिए राजस्थान का भूगोल और उसमें भौतिक प्रदेश वाला आप यूनिट ले लेना, उसमें देख लेना, ये सेम टू सेम चीज़ पढ़ाई जाएगी वहाँ पर भी। तो देखिए मैं आपको फ्री में ये चीज़ उपलब्ध करा रहा हूँ यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ पढ़ो तो आपकी मर्जी, फिर आप पैसा देकर 4 या 5, 7, 10 हज़ार जो भी आप उसकी फीस है कोचिंग संस्थान की वहाँ देकर वो वीडियो पढ़ो, एक ही बात है। ठीक है, बस बात फर्क इतना है कि मेरे नोट्स के माध्यम से हैं और वो कोचिंग संस्थान वाले टीचर बोर्ड पर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपकी राय है, बता देना कि आपको कहाँ पढ़ना है। तो ये जो निर्धन व्यक्ति हैं, निर्धन छात्र हैं जो कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए मैंने सुविधा की है सेम टू सेम वाली। तो बालू का स्तूपों का वर्गीकरण में बात करते हैं। वेक नोल्ड ने 1933 में बालू के स्तूप को 2 भागों में वर्गीकरण किया, बरखान और शीप। अगला है हेकी ने 1941 में बालू के स्तूप को 3 भागों में, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। 1979 में मेकी ने 8 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से देखिए? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा,
पैराबोलिक, सबर, नेटवर्क और अवरोधी। ठीक है, अलग अलग प्रकार है भाई। मैकी ने तो 8 बताए हैं, हेकी ने 3 बताए हैं और वेगनोडाल ने 2 बताए हैं। ठीक है, तो हम सारा कुछ साथ में पढ़ लेते हैं, सबका आ जाएगा। पहला है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। पवन की दिशा के समांतर अनुदैर्घ्य, याद रखना नाम आप, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य माना जाएगा पवन की दिशा के समांतर। ठीक है, एक नाम आएगा समांतर, एक आएगा समकोण। तो याद रखना इसमें अनुदैर्घ्य में आपको याद रखना है समांतर, धैर्य रखो समांतर चलो, धैर्य रखो समांतर चलो। अनुदैर्घ्य बनने वाले बालू का स्तूप इन्हें रेखीय बालू का स्तूप या सीप बालू का स्तूप कहते हैं। अनुदैर्घ्य का विस्तार है वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए कम ढाल वाला एरिया, ये देखिए, ये जो देखिए यहां से ये कुछ इस प्रकार है, यानी यहां से आप नीचे आओगे तो कम ढाल है। ठीक है, और फिर यहां से आप आओगे ना सीधा सीधा नीचे एकदम तीव्र ढाल है यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा है ऐसा, और ये एकदम गोल है पूरा। ये स्तूप राजस्थान में सबसे ऊंचे स्तूप होते हैं। फिर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब देखिए अनुदैर्घ्य में हमने पढ़ा कि समांतर, और अनुप्रस्थ में हम पढ़ेंगे लंबवत या समकोण। तो याद रखना अनुदैर्घ्य समांतर, अनुप्रस्थ समकोण। ठीक है, किस प्रकार, देखिए ये बालू का स्तूप है। ठीक है, और ये इस प्रकार ये अवरोही क्रम में है, और जो इसका विस्तार है पोखरण, बालोतरा, नागौर, बीकानेर और जोधपुर में स्थित है। अगला है बरखान या बरछान, गतिशील या अस्थिर अर्धचंद्राकार। इसका विस्तार है भालेरी, चूरू में। अब याद रखना बरखान या बरछान बोल सकते हैं, इसमें चूरू का नाम पूरे विश्व में आता है, क्योंकि जो ये हैं तो ये जो बरखान हैं वो गतिशील या अस्थिर अर्धचंद्राकार हैं, और ये चूरू जिले के भालेरी में हैं, और ये विश्व प्रसिद्ध हैं। याद रखना बरखान को, आप भूल मत जाना चूरू को, चूरू के भालेरी विश्व प्रसिद्ध बरखान है। और इसका जो विस्तार ओसिया, सीकर, झुंझुनू में है। ओसिया थी जोधपुर में, सीकर झुंझुनू में भी हैं, लेकिन विश्व में जो प्रसिद्ध है वो चूरू है। तारा बालू का स्तूप तारों के समान दिखाई देता है। जैसे मान लो इस विस्तार की बात करें, मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में तारा बालू का स्तूप प्राप्त होते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप ये लगभग संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जगह पर छोटे छोटे धोरों की अगर हम बात करते हैं तो ये हर जगह पाए जाते हैं। इनकी आकृति परवलयाकार यानी महिलाओं के हेयर पिन होती है उसके समान होती है। सबर काफीज बालू का स्तूप ये छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले स्तूप हैं, सबसे छोटे। जैसे मान लो कोई झाड़ी है तो धीरे धीरे इसकी रेत आकर वो झाड़ी में रुक जाती हैं, फिर वो स्तूप बन जाते हैं छोटे से। नेटवर्क बालू स्तूप हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य एक श्रृंखला के रूप में पाए जाने वाले बालू का स्तूप है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में श्रृंखला बनाते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप ये है अवरोध के कारण। अब हम बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश की। इसमें देखिए 20 और 40 सेमी वर्षा होती है। इसका जो विस्तार है शुष्क रेतीला मैदान तथा अरावली पर्वत प्रदेश के मध्य स्थित है। इसमें वर्गीकरण की बात करें तो पहला आएगा घग्गर, दूसरा शेखावटी, तीसरा नागौरी और तीसरा चौथा आएगा गोंडवानी या लूनी बेसिन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं घग्गर प्रदेश की। अब देखिए यही वीडियो आपको फिर से बता रहा हूँ कोचिंग संस्थानों में 4-4, 5-5 पार्ट में मिलेगा, ठीक है, और उसको आप डबल में करोगे, जितना समय लगेगा उससे कम समय में मैंने इसमें वीडियो में आपको बता दिया है। तो समय की भी बचत है और पैसों की भी बचत है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि पूरा पूरा एकदम समझ में आए, पूरा क्लियर हो जाए। और नोट्स साथ साथ में जरूर बनाना, जो भी मोस्ट चीज़ आती हैं उसको आप लिखना जरूर। सबसे पहले बात करते हैं घग्गर प्रदेश। गंगानगर व हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है, वो घग्गर प्रदेश कहलाता है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र योदई प्रदेश के नाम से जाना जाता था। घग्गर नदी अभी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। घग्गर नदी
हम पहले की बात करते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ में पाटियाँ, इसको नाली कहते थे। गंगानगर में जो इस नदी से पानी आता था उसमें गेहूँ सबसे ज़्यादा बनता था और हनुमानगढ़ में चावल सबसे ज़्यादा प्राप्त होते थे। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर व हनुमानगढ़ में होती है। तालाबों में भीलवाड़ा, यहाँ भी बता दें आपको, नहरों में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गंगानगर व हनुमानगढ़ में। और तालाबों से कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। और कुओं नलकूपों से कहाँ होती है? जयपुर के एरिया में। घग्गर दोआब प्रदेश, सतलज नदी तथा घग्गर नदी के मध्य का क्षेत्र है वो घग्गर दोआब प्रदेश कहलाता है। कृषि विभाग द्वारा घग्गर दोआब प्रदेश मुख्यतः गंगानगर में रेवेरिना मृदा का वर्गीकरण किया गया। इनमें गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में रेवेरिना मृदा के कारण। सेम की समस्या, जल उपलब्धता की समस्या। नहरी क्षेत्र के आसपास भूमिगत जल रिसाव के कारण भूपटल की ऊपरी परत का दलदली होना तथा मृदा में लवणीयता की मात्रा में वृद्धि हो जाना सेम की समस्या कहलाती है। राजस्थान में सेम की समस्या घग्गर प्रदेश में है। सर्वाधिक समस्या हनुमानगढ़ के बड़ोपाल में है। सेम की समस्या से निजात हिंदू पोलैंड तथा नीदरलैंड की सहायता से इंडो डच योजना चलाई जा रही है। किस कारण? सेम की समस्या के कारण, जिससे सफेदा के वृक्षारोपण करके सेम की समस्या को कम किया था। जैसे मान लो पेड़ आता है कि सफेदा, जिसमें कोई फल वगैरह नहीं लगते हैं, सीधा पेड़ होता है, लंबी लंबी पत्तियों का होता है, यानी एकदम तस्तरी नुमा कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो वो पेड़ लगाने से सेम की समस्या थोड़ी सी समाप्त हो सकती है। अगला है शेखावटी प्रदेश, चूरू, सीकर, झुंझुनू। यह प्रदेश राजस्थान के अंत्य प्रवाह क्षेत्र का भाग है और मुख्य नदी इसमें कौन सी है? कांतली है वो मुख्य नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। अब ध्यान रखना, कांतली नदी सिर्फ सीकर और झुंझुनू में बहती है, चूरू में नहीं बहती है, क्योंकि हमको पता है कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई नदी नहीं बहती है, एक तो बीकानेर, एक है चूरू। तो ऐसा मतलब कांतली है तो शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू में बहती, तीनों में बहती है? नहीं, शेखावटी एरिया तीनों है जरूर है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। लेकिन जो कांतली नदी है वो सीकर और झुंझुनू में बहती है। और जो कांतली नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, याद रखना। जब हम नदियां पढ़ेंगे उसमें आपको भी बता देंगे वापस। इस प्रदेश में प्राचीन जलोढ़ मृदा यानी बांगर का विस्तार सर्वाधिक विस्तार है वो झुंझुनू में। जोड़ क्या कहलाते हैं? जोड़ बोलते हैं कुएं को। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में कच्चे कुएं का निर्माण कर दिया जाता है जिसे जोड़ कहा जाता है। जोड़ का विकास कार्यक्रम डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा चलाया गया और जोड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। सीकर जिले में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु कच्चे जोड़ बनाए जाते हैं। नाडा, वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए गए पक्के कुएं हैं, उनको नाडा बोलते हैं। सर, छोटे तालाब का निर्माण बोलते हैं सर हम टीचर को भी बोलते हैं। फेरी क्वीन, शेखावटी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2003 में उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा संचालित ट्रेन यानी फेरी क्वीन कहलाती है। पर्यटन की दृष्टि से शेखावटी प्रदेश को शेखावटी त्रिभुज कहते हैं। शेखावटी त्रिभुज कहते हैं। अगला है नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। नागौर में 300 से 500 मीटर ऊंची अरावली की से पृथक उच्च भूमि को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। नागौरी उच्च भूमि के मध्य दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं जिसे रन कहते हैं। क्या कहते हैं? रन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ये रन कहते हैं। नागौर के डीडवाना, कुचामन ये नागौर के एरिया हैं। झीलों का निर्माण इन रनों के कारण ही होता है जो खारे पानी की झीलें बनाते हैं। ओ माय गॉड, खारे पानी। और खारे पानी में नागौर का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कुब्बड़ पट्टी। जैसे मान लो कुब्बड़ नाम कैसे पड़ा? जैसे मान लो इसमें थोड़ी सी क्षारीयता यानी इसमें लवणता अधिक होती है पानी में, और जो भी व्यक्ति ये पानी पीते हैं तो उसमें कुब्बड़ रोग होता है। जैसे मान लो नीचे झुक जाते हैं, कमर पीछे से कमर ऊपर आ जाती है और व्यक्ति नीचे झुक जाता है, कुब्बड़ रोग इसको बोलते हैं। कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या हाउस बेल्ट, जायल, नागौर। आगे नागौर नाम से
अजमेर के बीच, याद रखना ये पट्टी है वो जाइल नागौर के स्थान है, नागौर से अजमेर के स्थित फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है ये। अगला है गोंडवाना प्रदेश लूनी बेसिन, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में यह है गोंडवाना प्रदेश। 56 की पहाड़ियां, थोड़ी देर पहले हमने बात की 56 का मैदान, ठीक है। अब हम बात करते हैं 56 की पहाड़ियों। वहां मैंने प्रश्न पूछा था कि 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं, ये आ गया। बालोतरा, बाड़मेर में से सिवाना यानी बाड़मेर के मध्य 56 गुम्बदाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियां कहते हैं। यानी 56 पहाड़ियां हैं, कहाँ हैं, बाड़मेर। बाड़मेर में कहाँ है, बालोतरा से सिवाना। नाकोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ियों में ही स्थित है। जो नाकोड़ा पर्वत है कहाँ स्थित है, 56 की पहाड़ियों में ही स्थित है, बाड़मेर। इसी पहाड़ियों में पीपलुद ग्राम स्थित है, जिसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं। माउंट आबू क्या है कि सबसे ऊंचा स्थान है माउंट आबू। कहाँ, कौन से पठार में, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, जालोर में, जैसे जसवंतपुरा और जैसे जालोर। ग्रेनाइट पर्वत जालोर, जिसको ग्रेनाइट सिटी भी हम कहते हैं। अब देखिए पश्चिम राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत 869 मीटर, और बाद में आ जाएगी इसराना भाकर 839, और रोजा भाकर 730 मीटर, झारोल 588 मीटर, सुधा पर्वत है वो 450 मीटर, ठीक है। ये कुछ चोटियां हैं। डोरा पर्वत, क्रम पूछ ले आपको, आरोही है और याद रखना, डोरा के बाद में इसराना, इसराना के बाद में रोजा, रोजा के बाद में झारोल, झारोल के बाद में सुधा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चले क्या, ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। ये हमारा तीसरा टॉपिक खत्म हुआ है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ठीक है। अब तक ये 3 टॉपिक हो चुके हैं राजस्थान के भूगोल से संबंधित, और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने करा दिए हैं आपको। अब वीडियो को 1, 2, 3 बार देखिएगा, इसके बाद में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे से जल्दी से जुड़िए ताकि आप शुरू से लाभ उठा सके, क्योंकि बाद में अगर वीडियो लगभग 30 वीडियो बन जाएगी राजस्थान के भूगोल से, 18-19 टॉपिक है, तो एक ज़्यादा बड़ा होगा तो 1-2 वीडियो उसमें बढ़ाना पड़ेगा, 2 पार्टों में करना पड़ेगा। तो राजस्थान के भूगोल के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 3 यूनिट आपको पूरे करा दिए गए हैं। तो इसी तरह आपको सारे के सारे यूनिट पूरा करा देंगे। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगी राजस्थान का भूगोल, ठीक है। तो ये था राजस्थान का भौतिक प्रदेश कंप्लीट हुआ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।